हम लोग बात कर रहे थे आपका रिवीजन पे, बाकी सारी बातें हुई थी। अब सेक्शन को देखते हैं क्या कहता है। कहता पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। मीनिंग देयर बाय आप जब या तो सेशन कोर्ट को बताएंगे या हाई कोर्ट को बताएंगे, क्योंकि यही रिविजनल कोर्ट है। आगे देखेंगे हम लोग कि कोई अभिलेख मंगाने की आवश्यकता है, तभी वो मंगाएंगे, और वो अपने आप भी मंगा सकते हैं। इसका मतलब ये कि उन्हें कहीं से अगर पता लगता है कि अभिलेख मंगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि रिविजनल पावर जिस लिए दी गई उनके उपयोग का अवसर आ चुका है, तो वे खुद भी मंगा सकेंगे, लेकिन आप भी उन्हें सूचना दे सकेंगे। देखिए, किसी भी काम के कई चरण हैं और उन चरणों को ठीक से समझ लेना चाहिए। जब आप उन चरणों को ठीक से समझ लेते हैं तब सेक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। 397 जिस नेचर का सेक्शन है, उस नेचर का सेक्शन इंफॉर्मेटिव सेक्शन कहलाता है। ये बातें किताबों में नहीं लिखी, और ये जाननी जरूरी है, क्योंकि हमने कई बार आपसे कहा कि जानने की प्रक्रिया तो अनुभव है। जानने की प्रक्रिया कभी भी किताब नहीं है, क्योंकि किताब जिसने लिखी उसने चीज को जिस ढंग से देखा उसने किताब में वो लिखा है, और उसने चीज को जिस ढंग से देखा उस देखने में उसने नहीं देखा, उसके मन ने जैसा उसे दिखाया वैसा उसने देखा। क्योंकि सामान्य व्यक्ति स्वयं में और मन में कोई फर्क नहीं करता है, इसलिए मन ने उसे जैसा दिखाया वैसा उसने देखा। तो कोई जरूरी नहीं है उसने ठीक देखा हो सकता है उसने जो कुछ देखा हो बिल्कुल गलत देखा। इसलिए हमारी मान्यता हमेशा ये रही है कि चाहे व्यक्ति हो या विचार, उसके संबंध में किताब में पढ़कर कोई धारणा मत बनाइए, क्योंकि किताब तो उसके अनुयायियों ने लिखी है, किताब तो उसके फॉलोअर्स ने लिखी है, और फॉलोअर्स वो देखेंगे जो उसे महान बनाएगा। और हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति उसका फॉलोअर उसके गुणों की चर्चा करेगा और उसका आलोचक अवगुणों की चर्चा करेगा। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति के तौर पर कोई किसी के बारे में क्या कहता है, किसी के बारे में किताबों में क्या लिखा है, इस पर मत जाइए। उस व्यक्ति ने जो किया उसका परिणाम क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव विश्लेषण, इसका वस्तुगत विश्लेषण यह आपको करना चाहिए। और आपके अंदर जो मौजूद है वो वस्तुगत विश्लेषण करने में सक्षम है, इसलिए आप बिल्कुल ठीक निष्कर्षों पर आएंगे। अन्यथा किताबों का कोई भरोसा नहीं। किताबें तो क्या लिखती हैं पता नहीं। किताबों ने तो कृष्ण, राम, बुद्ध या महावीर को इसलिए महान बताया क्योंकि उनकी दृष्टि में उन्होंने राज्य त्याग है। इसका मतलब तो यह है कि जो राजा नहीं है वो महान हो ही नहीं सकता, और ये बात ही गलत है, क्योंकि महानता का राज्य से कोई लेना देना ही नहीं। क्योंकि जो किताब लिख रहा था उसे महानता राज्य में दिखाई पड़ती थी, इसलिए उसने राज्य त्यागने वालों को महान कहा। तो आपको महानता अपने आधार पर विश्लेषित करनी चाहिए और
इसीलिए हमें जहां तक लगता है कि प्राचीन समय में लिखने की परंपरा ही नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय दुनिया में थी, तो अगर जो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नगर तैयार कर सकता था, ठीक है, उसकी जो नगरीय योजना हम लोग पढ़ते हैं वो आज के मेट्रो से कम नहीं है, बिल्कुल मेट्रो जैसी है। तो जो आज के मेट्रो सिटी जैसी नगरीय योजना तैयार कर सकता था, वो लिपि तैयार नहीं कर सकता था। ठीक है भाई, लिपि के अभाव में ही तो किताबें नहीं लिखी जा सकी। लिपि का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं छोटा आ, तो लिखते ऐसे हैं छोटा आ, ये लिपि है कि छोटा आ को कैसे लिखा जाएगा, लिखने की कला। क्या वो इसे आविष्कृत नहीं कर सकते थे? हमें लगता है कि वो भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि किताबों में वही लिखा जाएगा जो आप महत्वपूर्ण मानेंगे, और आप वही महत्वपूर्ण मानेंगे जो आपका मन आपसे महत्वपूर्ण मनवाएगा, क्योंकि आप दुनिया भी वही देखते हैं जो आपके अपने परसेप्शन में है। इसलिए किताबों के आधार पर किसी को नहीं मानना चाहिए। और इसीलिए शायद कुछ प्रोफेशन के साथ प्रैक्टिस जोड़ी गई है कि आप सिद्धांत को अभ्यास से समझिए, सिद्धांत को किताबों से मत समझिए। और जब रिवीजन आप देखना शुरू करते हैं तो जो अलग अलग सेक्शंस हैं, इन अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग ढंग से जब आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देंगी। आप जो पुनरीक्षण याचिका सेशन कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं वो अंडर सेक्शन 397 प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से आप सूचना देते हैं किसे? सेशन कोर्ट को, कि कुछ गलत हुआ है, ये आप सूचना दे रहे हैं। हो सकता गलत हो सकता न हो, लेकिन गलत है या गलत नहीं है, इसके लिए अभिलेख मंगाए जाने की जरूरत है। क्योंकि तुम ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि गलती हुई है, कहां? अवर न्यायालय की कार्यवाहियों में वे शुद्ध नहीं है, वो वैध नहीं है, वे औचित्यपूर्ण नहीं है, यह आपका कहना है। तो आपके कथन का परीक्षण आवश्यक है, और आपके कथन का परीक्षण तभी हो सकता है जिंदा कोर्ट क्या करे? अभिलेख को सम्मान करे। सेशन कोर्ट मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकल रहा क्योंकि हम सेशन कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, अन्यथा रिविजनल कोर्ट उच्च न्यायालय भी है, शायद वहां करते होते तो मुंह से उच्च न्यायालय निकलता। दोनों जगह तभी कर सकते थे जब इलाहाबाद या ऐसे नगरों में रह रहे होते जहां उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट दोनों होते। तो ऐसे नगर में तो रह नहीं रहे, तो इसलिए एक ही निकल रहा और एक छूट रहा है। लेकिन आप ये मानेंगे कि दोनों को रिविजनल ताकतें हैं और बिल्कुल समान है। आपने प्रस्तुत किया, अब सवाल उठता है कौन से मामले में? पहला सवाल उठता है कि किस मामले में? अपील में, विचारण में, ठीक है ना, या अन्य कार्यवाहियों में? अपील में, विचारण में, अन्य कार्यवाहियों में, क्योंकि अवर न्यायालयों में जो कुछ चलेगा, अगर रिवीजन आपने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है तो अपील में पारित निर्णय अर्थात अपील की कार्यवाही में अशुद्धता, अवैधता या अपवित्रता इससे भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, आपका विचारण इससे भी संबंधित हो सकता है, या अन्य कार्यवाहियां जो चलती हैं न्यायालयों के समक्ष, उनमें भी इस प्रकार की कमी हो सकती। और सेशन कोर्ट के समक्ष आप आए हैं तो भी स्थितियां ऐसी ही हो सकती है। किसमें? आपका
जो शुद्धता, वैधता और औचित्य संबंधी शिकायत है वो आपकी किस कार्रवाई के संबंध में है? कोई विशेष कार्रवाई? जैसे अपील, उन्होंने सामान्यतः जो अपीलें वर्णित की हैं दोषसिद्धि के विरुद्ध, सामान्यता की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो अन्य भी है। लेकिन इन जनरल जो अपील है वो तो दोषसिद्धि, दोष मुक्ति, दंडादेश की अपर्याप्तता या प्रतिभूति संबंधी कार्रवाइयां, या प्रतिभूति की कार्रवाइयों में जो प्रतिभू आपने दिए हैं उनको अस्वीकार करने वाले आदेश से संबंधित है। यही अपील के चैप्टर में है। बाकी शेष सीआरपीसी के विभिन्न सेक्शंस वहां दी गई हैं। तो इन जनरल मामला यह है, लेकिन रिवीजन आप किस कार्रवाई में हुई अनियमितता के संबंध में प्रस्तुत करेंगे, यह सवाल अपनी जगह खड़ा है। आपकी जो शिकायत है शुद्धता, वैधता और औचित्य के संबंध में, वो किस कार्रवाई में पारित निर्णय या की गई कार्रवाई के संबंध से संबंधित या संबंध से संबंध रखती है, ये तय होना है। ठीक है, तो पहली लाइन आपका 397 में कहता है, जो अब 438 हो गई है, क्या कहती है? उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख, ठीक है, उसने कहा किसी भी, आमरीन अपना माइक बंद करो, किसी कार्रवाई के अभिलेख, इसका मतलब विचारण की कार्रवाई है तो कोई मतलब नहीं। अपील में पारित आदेश के विरुद्ध आप आए तो भी हो सकता है। एनी प्रोसीडिंग, मीनिंग देयर बाय एनी प्रोसीडिंग, इसका अर्थ। और उसने एक बात और कही कि न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय, ये अवर दंड न्यायालय कौन सा है? ठीक है, अगर हम कहें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट अवर दंड न्यायालय, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के लिए सेशन कोर्ट भी अवर दंड न्यायालय हो जाएगा। भाई उच्च न्यायालय के लिए उसने क्या कहा? उसने कहा कि उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय, तो जो सेशन कोर्ट का अवर दंड न्यायालय है वो उच्च न्यायालय का अवर दंड न्यायालय है, लेकिन जो सेशन कोर्ट का अवर दंड न्यायालय है वो तो है उच्च न्यायालय का अवर दंड न्यायालय, लेकिन स्वयं सेशन कोर्ट क्या रिवीजन के उद्देश्यों से उच्च न्यायालय का अवर दंड न्यायालय माना जाएगा? यह सवाल उठता है ना, क्योंकि रिवीजन की ताकत दोनों को है, सेशन को भी है और हाई कोर्ट को भी है। तो क्या हम सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट का अवर दंड न्यायालय माने? उस दशा में जबकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों न्यायालय एकदम बराबर है, या हम ऐसा करें कि अवर दंड न्यायालय सेशन के लिए अलग पढ़े, ठीक है, और उच्च न्यायालय के लिए भी वही अवर दंड न्यायालय माने, सेशन कोर्ट को उच्च न्यायालय का अवर दंड न्यायालय न माने, क्योंकि हम ये मान लें कि दोनों रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समान अधिकारिता का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए अवर दंड न्यायालयों की जो परिभाषा है वो दोनों न्यायालयों के दृष्टिकोण से एक ही रहेगी। इस व्यू को हम प्रेफरेंस दें या उस व्यू को प्रेफरेंस दें जो शब्द प्रयोग से निकल रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर जितने भी न्यायालय हैं वे सब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उच्च न्यायालय के अवर दंड न्यायालय माने जाएंगे। इसमें से कौन सा व्यू हम अपनाएं, ये समस्या खड़ी होती है।
तो जब भी ऐसी समस्याएं खड़ी होगी तो उनका समाधान करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका कौन सा है? अधिनियम का उद्देश्य यह देखा जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य मीनिंग देयर बाय अधिनियम में जो सेक्शन आया है उसका उद्देश्य। रिवीजन हमने इसलिए रखा कि न्याय हर स्थिति में सुनिश्चित किया जा सके। गलती सेशन कोर्ट से भी हो सकती है, अपनी कार्रवाइयों में भी हो सकती है, और जब अपील सुनेगा तब भी हो सकती है। और अगर अपील में गलती हो गई तो मामला और भी गड़बड़ है, क्योंकि क्रिमिनल में तो अपील एक ही है। इसलिए जो सेक्शन का पर्पस है, जो सेक्शन का उद्देश्य है, वो इस बात की मांग करता है कि हम उच्च न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता इस शब्द के साथ अलग पढ़ लें और सेशन कोर्ट को स्थानीय अधिकारिता शब्द के साथ अलग पढ़ लें, और हम ये निष्कर्ष निकालें कि उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित सभी दंड न्यायालयों पर रिविजनल जुडिक्शन है, और ठीक इसी प्रकार से सेशन कोर्ट को भी अपने अधीन सभी अवर दंड न्यायालयों की कार्रवाइयों पर पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता प्राप्त है। हम ये निष्कर्ष निकाले यही अधिक युक्ति संगत है। तभी हम कहा करते हैं कि अगर अकल लगाकर सेक्शन का अर्थान्वयन करोगे तो कोई आवश्यकता नहीं है केस लॉ और इस सब की। केस लॉ वहीं चाहिए जहां प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है, जहां लॉ पॉइंट के बारे में बात करनी है। अगर सेक्शन का अर्थान्वयन करने के लिए भी आपको केस लॉ चाहिए तो अपनी पढ़ाई के विषय में थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम पढ़े भी हैं, ये यूं ही जुगाड़बाजी के परिणाम स्वरूप हम जहां हैं वहां हैं, क्योंकि सेक्शन इसका अर्थान्वयन नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं। आपको याद होगा जब उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट पर, तो ये जो 14 सवाल राष्ट्रपति ने कल 143 सबसेक्शन 1 में रेफर किए हैं सुप्रीम कोर्ट को, यही बातें हमने कही थी कि बातें दोनों तरफ ठीक है, बातें दोनों तरफ ठीक है, और इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा क्योंकि वही निर्णायक है। और उन पर विश्वास इसलिए किया जा सकता है कि पीछे उन्होंने अपने ही खिलाफ कई बार निर्णय दिए हैं, इसलिए यह विश्वास किया जा सकता है कि ठीक ही कहेंगे, क्योंकि कई बार गलती इसलिए भी हो जाती कि हमारे ध्यान में नहीं आता कि ऐसा भी है। तो हमने यही कहा था, हमने कहा बातें तो दोनों तरफ हैं, बात यह भी ठीक है कि भाई ये कहा कि आप अनुमति देंगे, समय सीमा नहीं रखी कितने दिनों में अनुमति देंगे, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं हो सकता कि आप असीमित समय लेंगे। आप असीमित समय लेंगे किसी भी विधेयक पर, अगर आपके विचार के लिए आरक्षित किया गया है तो आप असीमित समय लेंगे, यह भी ठीक नहीं। और यह भी ठीक नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं लिखा उसे पढ़ा जाए। ये दोनों व्यू है, ठीक है। और हमने यह भी कहा था कि हम इस व्यू के हैं कि जब तक बहुत कोई एक्सट्रीम कंडीशन पैदा ना हो तब तक उच्चतम न्यायालय को अपनी 142 की शक्तियों का प्रयोग इस मामले में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हां, कोई अपवादिक स्थिति ही हो तब तो मजबूरी हो जाएगी। देखते हैं डिसीजन क्या आता है। देखिए, डिसीजन कुछ भी आए, आपके लिए एज ए लॉ स्टूडेंट जो महत्व की बात होती है वो ये कि क्या आपके दिमाग
दिमाग में कोई तर्क पैदा भी हो रहा है सारी सिचुएशन को लेकर, या मुंह बांधे आप उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और अगर मुंह बांधे उन्हीं की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इस लायक नहीं हैं, या आप खुद को इस लायक नहीं मानते कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप खुद को इन्हीं न्यायालयों के चक्कर, यहां भी प्रैक्टिस नहीं, यहां भी चक्कर लगाने के लायक खुद को मानते हो। इससे सिर्फ इतना तय होता है, मेरे व्यू को मान्यता मिली नहीं मिली इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कोई विचार है, बस इतना काफी है। कहते ना, मंजिल मिली न मिली, महत्वपूर्ण क्या है? मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है, मंजिल की तलाश में हम निकले तो हैं, बस इतना ही काफी है। वो तो मिल ही जाएगी, जब उस दिशा में चल पड़े तो आज नहीं कल मिलनी ही है, क्योंकि यात्रा स्वयं में मंजिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मिली ही जाएगी। तो हमेशा यह देखा जाएगा कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है। जब रिवीजन देने के पीछे जो कारण है वही है कि गलतियों को सुधारा जाए और उन्हें मिनिमाइज किया जाए, तो फिर उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के लिए अवर न्यायालय ये अलग अलग ही समझने होंगे। और प्रोसीडिंग उसने कुछ नहीं कहा, अपील नहीं कहा, विचारण नहीं कहा, कह सकता था। और अगर विचारण कह देता तो 125 की कार्रवाइयों में, 133 की कार्रवाइयों में, 144 की कार्रवाइयों में, 145 की कार्रवाइयों में अगर अनियमितता होती है, 117 की कार्रवाई में, तो फिर कोई तरीका नहीं बचता उन दशाओं में जहां अपील नहीं होती। और अपील नहीं है, हम लोगों ने देखा था 133 में अपील नहीं है, 144 में अपील नहीं है, 145 में अपील नहीं है, तो फिर कोई तरीका ही नहीं बचता था। अगर ये कार्रवाइयां अनियमित ढंग से पारित की जाती, 125 में कोई अपील नहीं है, तो इसलिए ये सेक्शन रखे गए। और 397 या 438 सिर्फ इतना ही कहे कि whenever they will receive the information from any source, कौन सूचना दे, जरूरी नहीं आप दो, वो किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन पाएंगे। इवन अखबार में छप गया कि अमुक न्यायालय ने अनियमित ढंग से कार्रवाई करते हुए ऐसा ऐसा किया, they can exercise, they can enjoy the powers vested in them under section 397 और 438। कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। हां, ये ठीक है कि ट्रेडिशनली जो इंफॉर्मेशन है वो एडवोकेट्स देते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधा ज्यादा है। एडवोकेट्स मीनिंग देयर बाय पक्षकार, क्योंकि एडवोकेट स्वयं में तो कुछ है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि है पक्षकारों का। तो सबसे पहले अगर किसी को पता लगता है तो पक्षकार है। इसलिए आप रिवीजन की पिटीशन वहां फाइल करते। और जब हम कचहरी गए थे आज से लगभग 25 साल पहले, तो रिवीजन की पिटीशन फाइल करना मीनिंग देयर बाय हम उन्हें इन्फॉर्म करते थे कि नीचे कुछ गड़बड़ हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन मिलते ही नीचे का अभिलेख, ठीक है, वे सम्मन कर लेते थे 397 में, ताकि रिविजनल पावर्स का आगे यूज किया जा सके। ठीक है ना। लेकिन जब आपने इसका दुरुपयोग शुरू किया, क्योंकि जब भी आप दुरुपयोग शुरू करेंगे तो फिर आगे की बात शुरू हो जाती है। तो आपने दुरुपयोग शुरू किया, नीचे की कार्यवाहियां रुक जाएं, क्योंकि अभिलेख अगर सेशन न्यायालय को आ गया तो नीचे कार्यवाही चलेगी ही नहीं। तो नीचे की कार्यवाहियों को सिर्फ पेंडिंग बनाए रखने के लिए आपने जब रिवीजन की रेमेडी का दुरुपयोग करना शुरू किया कि ताकि रिकॉर्ड वहां संपन्न हो जाए, और फिर वहां बताते हैं कभी
तबीयत खराब हो गई, कभी आज हम तैयार नहीं हैं, इस ढंग से डेट ले रहे हैं और नीचे की कार्रवाई रुकी है। जब यह शुरू हुआ तब हमारे ही सामने उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड किया कि जब रिवीजन पिटीशन फाइल की जाएगी, मीनिंग देयर भाई जब आप इंफॉर्मेशन देंगे कोर्ट को कि नीचे कुछ गलत चल रहा है, तो उन दस्तावेजों की प्रतियां दाखिल करेंगे सर्टिफाइड, ठीक है, जिन प्रतियों में गलती होने का कथन आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि न्यायालय की कार्रवाई क्या होगा, पब्लिक रिकॉर्ड, ठीक है, वो लोक दस्तावेज होगा एविडेंस एक्ट की भाषा में, धारा 74, ठीक है, वो कहती है प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकायों और अधिकरणों के, भारत के, कॉमनवेल्थ के या विदेश के जो कार्यपालक, विधायी और न्यायिक अधिकारी हैं, उनके कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में जो कुछ है वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी आपको, और सर्टिफाइड कॉपी में जो लिखा है उसके संबंध में माना जाएगा कि वो मूल में लिखा है, उपधारित किया जाएगा। हालांकि उपधारणा कब होगी इसके संबंध में भी पुराने एविडेंस एक्ट में धारा 76 थी, ठीक है, उसमें वर्णित तरीके से जब सर्टिफाइड कॉपी होगी तभी उपधारणा उत्पन्न होगी, अदरवाइज नहीं। तो कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि आप वो कॉपीज लगाएंगे, उनमें जब दिखेगी कि हां गलती तो दिख रही है तब मूल, क्योंकि यहां सिर्फ उपधारणा ही होगी ना, उपधारणा का अर्थ निश्चितता ये कभी नहीं होता, क्योंकि उपधारणा करेगा, इसको परिभाषित किया है कहां एविडेंस एक्ट में कि until and unless contrary is proved it will be presumed that the fact which are ordered to be presumed, ठीक है, they are in existence, वे अस्तित्व में हैं, ये आप मानेंगे। तो जहां पर काम चलाना हो वहां हम इसका सहारा ले सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड मंगा लेंगे। तो जब सर्टिफाइड कॉपी में हमें दिखेगा कि गड़बड़ है उस ढंग का कि रिकॉर्ड मंगाए जाने की जरूरत है तभी मंगाएंगे, अदरवाइज सर्टिफाइड कॉपी से ही अगर निर्णय हो सकता है तो कर देंगे। और 99 मामलों में रिकॉर्ड मंगाते हैं और यह निर्णय करते हैं, क्योंकि जब आपने रिकॉर्ड मंगा लिया अब दो निर्णय हो सकते हैं, एक पुनरीक्षण किए जाने की जरूरत है, ठीक है, और दूसरा पुनरीक्षण किए जाने की जरूरत नहीं है, दो निर्णय हो सकते हैं। एक आपने प्रस्तुत किया, ठीक है, प्रस्तुत किया मीनिंग देयर भाई आपने हमें इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन दी कि नीचे गड़बड़ हुई है, हमने आपसे पूछा क्या गड़बड़ हुई है बताओ, और आपने जो बताया वो इतना बेकार की बात है, एकदम, ठीक है, बोगस बात आप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस बात का, तो हम यहीं पर खारिज करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, मेंटेनेबिलिटी पर, पोषणीयता पर ही रिवीजन का खारिज हो जाना, ठीक है, क्यों, रिवीजन आपका हक नहीं है, डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, न्यायालय उचित समझेगा तो देगा। हमें आपकी बात में कुछ तत्व लगा, हमने कहा ठीक है दर्ज करो देखते हैं, ठीक है, जो अक्सर कोर्ट में दर्ज हो जाते हैं, यानी उसी बिंदु पर खारिज नहीं होते, यानी आपको दायर करने की अनुमति सिर्फ मिली है, दायर करने की अनुमति मिली है। अब दायर हो गया, दायर हुआ, दायर होने के बाद हम यह तय करेंगे कि हम इसमें अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करें या न करें। अब एक निर्णय मेरा हो सकता है कि नहीं करेंगे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग, यहीं पर खारिज,
ठीक है। और एक निर्णय मेरा हो सकता है कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और जब हमने निर्णय ले लिया पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अब हमें कौन सी ताकतें होंगी, यह सवाल उठता है। ठीक है, अब सवाल उठा कि अब हमें कौन सी ताकतें होंगी। और जब हम यह निर्णय करते हैं कि पुनरीक्षण करेंगे या नहीं करेंगे, तो 95% रिवीजन यही खारिज होता है। ठीक है ना, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग होता ही नहीं, यहीं पर खारिज हो गया। ठीक है, पूर्व में जो आपने दायर किया था वो सिर्फ दायर करने की अनुमति थी। अब यह तय किया गया कि हम पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। 95% मामलों में यह तय होता है कि नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि 95% मामलों में अवर न्यायालय का जो आदेश होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। ये सही है, गलतियां होती है वहां, लेकिन इतनी जनरल भी नहीं होती। ठीक है, यही अपील का हाल है। अपील में अक्सर निर्णय नहीं बदलता है, कम बदलता है। आप हमारी बात काटने के लिए ला जनरल उठा लेंगे, कहीं देखो इतने बदल गए, तो फिर ये भी तो देखो कितने डिसाइड हुए थे। जो डिसाइड हुआ उसके सापेक्ष देखा जाएगा ना, तब तय होगा कि कितना बदला। तो वो तो बहुत कम है, क्योंकि ये ठीक है। इतने दिन हमें सरकारी वकालत में हुए और सिर्फ 2 मामलों में हमने ये पाया कि गलत डिसाइड हुआ और हमने शासकीय अपील प्रस्तावित की। ठीक है, जिनमें से एक में हमें अनुमति मिली और एक में, ठीक है, अनुमति मिली, हमने भेजी, लेकिन वो पहुंची ही नहीं, क्योंकि सब जगह भ्रष्टाचार है, वो मैनेज हो गया होगा। ठीक है, हमने मांगी, मिल गई, हमने भेज दी, उसके बाद आगे मैनेज हो गई, पहुंची ही नहीं। एक जरूर पहुंच गई अपने जहां पहुंचनी थी, और वो सुनी जाएगी। हम आपको यह बता रहे हैं कि न्यायालय कितने भी गलत डिसाइड करें, लेकिन 95% सही डिसाइड करते हैं कानून के मुताबिक। न्याय के मुताबिक क्या है स्थिति, ये नहीं मालूम। वो तो ना हम मौजूद थे, ना आप मौजूद थे, तो ईश्वर वहां मौजूद था, वही डिसाइड करेगा। हम लोग तो जो साक्षी कह रहे हैं, जो रिकॉर्ड कह रहा है, उसके मुताबिक हो सकता है। तो जब आपने ये निर्णय ले लिया कि हम रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा कि रिवीजन की ताकतें आपके द्वारा उपयोग की जा सकेंगी। अब यह सवाल उठेगा कि रिवीजनल कोर्ट को क्या ताकतें हैं। अब यह सवाल उठेगा, इससे पहले तो यह सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक है ना। अब जब यह सवाल उठेगा कि रिवीजनल कोर्ट को क्या ताकतें, तो वो कहेंगे कि जो ताकतें अपीलेट कोर्ट को 386 में थी, वे सब ताकतें इनको होंगी। जो ताकतें 389 में थी, वे सब ताकतें होंगी। जो ताकतें 391 में थी, वे सब ताकतें होंगी। जो ताकत 307 में थी, यानी क्षमादान, ये सारे सेक्शन में पुरानी सीआरपीसी के बोले हैं। क्षमादान की शक्ति जो उन्हें प्राप्त थी, वो इन्हें होगी। अब होगा ऐसा, ठीक है ना। तो 397 या 438 यहां सिर्फ ये देखने के लिए अभिलेख मंगाने की ताकत ये मिली है। और ताकत का उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब करिए जब ये सर्टिफाइड कॉपी प्रस्तुत करें और उसमें लगे कि नीचे का रिकॉर्ड तलब होना चाहिए, तो करिए। और अगर इनकी कॉपी सही लगता कि कुछ नहीं हुआ, तो मत करिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको हमने रिवीजन फाइल करने की अनुमति दे दी, आपने रिवीजन फाइल कर दिया। ठीक है। अब सवाल यह है, रिकॉर्ड मंगाया जाए न मंगाया जाए। ठीक है,
रिकॉर्ड मंगाया जाए न मंगाया जाए, ऐसा सोचने में, इस पर विचार करने में, और हम पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग करें न करें, इसे सोचने में समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। और हो सकता है उस बीच आप अभिरक्षा में हो, ठीक है, हो सकता है उस बीच आप अभिरक्षा में हो, क्योंकि सेशन कोर्ट ने, चलिए कठिन उदाहरण नहीं उठाते, सरल उठा लेते हैं। लोअर से आपकी दोष मुक्ति हुई थी, स्टेट ने अपील फाइल कर दी सेशन क्या, सेशन में आपकी दोष सिद्धि हो गई, अब आप जेल में हैं, ठीक है, अब आप जेल में हैं, क्योंकि सेशन में 389 मामला आया नहीं, आप जेल में हैं, अब रिवीजन ही हो सकता है, ठीक है, अब रिवीजन में चला गया मसला। अब रिकॉर्ड हम मंगाएं ना मंगाएं, इस सब पे सोचने में, हम रिवीजनल ताकत का उपयोग करें न करें, इस सबको सोचने में समय लगेगा, क्योंकि खाली तुम्हारा ही तो है नहीं, और सेशन ने की तो हाई कोर्ट जाएगा मसला, और हाई कोर्ट तो रिट जुडिक्शन और सिविल जुडिक्शन और क्रिमिनल जुडिक्शन, जाने कौन कौन से जुडिक्शन, तो खाली तो बैठे नहीं। इस बीच अगर आप जेल में ही रहे तो रिवीजन की रेमेडी का क्या भाड़ झोंकोगे भाई? ऐसी गाड़ी का क्या फायदा जो चलती ही नहीं, तो और जगह घेर रही, उसे कूड़े में बेचो, गोलागरी खा लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, इसका क्या करोगे? इसीलिए आप देखेंगे 397 में भी, ठीक है, क्या कहा उन्होंने, अभियुक्त को छोड़ा जा सकता है जमानत पर। क्या कहा उन्होंने, देखें, उच्च न्यायालय कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में, और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है। मंगा सकता है मीनिंग डिस्क्रिशनरी पावर है, मंगा सकता है और नहीं भी मंगा सकता है, और उनकी परीक्षा कर सकता है कि गलती है या नहीं है, और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक, अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक, अभी उसने रिविजनल पावर का उपयोग करने का निर्णय नहीं लिया, अभी तो अभिलेख की परीक्षा कर रहा है कि कोई शुद्धता, कोई अवैधता, कोई औचित्य संबंधी प्रश्न या अवर न्यायालय की नियमितता के संबंध में कोई सवाल क्या है या नहीं है, अभी तो सिर्फ इतना हो रहा है। अच्छा, और तब तक लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए, यह आदेश दे सकता है, और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे बंद पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाए, यह आदेश भी दे सकता है। यहां यह कहा, अब जब वो ये निर्णय कर लेगा कि हम रिवीजन की ताकत का उपयोग करेंगे, ये ठीक है ना, अगर उसने ये निर्णय ले लिया कि नहीं करेंगे तो बात ही खत्म हो गई। 95% मामला यही निर्णित होता है। अब उसने निर्णय ले लिया कि करेंगे, ठीक है, तो ये ताकत उसे होनी तो चाहिए, तभी तो करेगा। तो 399 करने की ताकत सेशन कोर्ट को देता है, करने की ताकत, ठीक है। 397 तो अभिलेख मंगाने की है, रिवीजन की ताकत, उपयोग करने की ताकत ये थोड़ी है, क्योंकि 397 में तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को जो ताकत मिली अभिलेख मंगाने की, उसकी परीक्षा करने की, और परीक्षा के लंबित रहने तक दंडादेश को स्थगित करने की, निलंबित करने की, अभियुक्त परिरोध में हो तो छोड़ देने की। अगर वो ये निर्णय करता है कि हम रिवीजन करेंगे तो करने की ताकत तो नहीं है, तो करने की ताकत ये तो किसी सेक्शन से देनी पड़ेगी, वो 399 उससे सेशन को ताकत मिल रही कि अब वो करे, करने की ताकत। 400 यही ताकत अपर सेशन न्यायाधीश को दे रहा, और 401 यही ताकत हाई कोर्ट को दे रहा। ये सारे पुराने सीआरपीसी के सेक्शन है। नए में 438 के बाद आपका 440 सेशन कोर्ट की ताकत, 441 अपर सेशन न्यायाधीश की ताकत, और 442 उच्च न्यायालय की ताकत। ये उसने कहा अब हम करेंगे, अब जब करेंगे, ठीक है, ये उसने तय कर लिया।
ठीक है, क्योंकि 397 या 438 में मान लीजिए कोर्ट खाली था, ठीक है, उसने कहा कि बजाय हम दंडादेश के निलंबन का आदेश दें या अभियुक्त को हम जमानत पर छोड़े, लाओ हम देखे लेते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट मामला हुआ, लाओ हम देखे लेते हैं 1 मिनट में कि हम रिवीजन की ताकतों का उपयोग करेंगे या नहीं, इस बिंदु को हम निर्णय अभी किए लेते हैं। उनने बजाय छोड़ने के निर्णित कर लिया, और निर्णित करने पर उन्होंने पाया कि यस करना चाहिए हमें ताकत, ठीक है, हमें वो ताकत जो हमें वेस्ट है रिवीजन के संबंध में वो उपयोग करना चाहिए। अब इस व्यक्ति को तब छोड़ सकते थे तुम, तब छोड़ सकते थे जब परीक्षा लंबित थी। 397 या 438 में कब छोड़ सकते थे? जब परीक्षा लंबित थी। अब परीक्षा लंबित नहीं है, आपने रिवीजन का निर्णय ले लिया है, ठीक है, परीक्षा लंबित नहीं है। तो अगर अब रिवीजनल कोर्ट को 389 यानी अपील में जो बेल देने की ताकत है वो रिवीजनल कोर्ट को न दी जाए, तो अजीब हास्यास्पद स्थिति पैदा होगी कि जब हमने सिर्फ अभिलेख की परीक्षा करनी थी तब तो हम जमानत दे सकते थे, और जब हमने तय कर लिया कि करेंगे, यानी कुछ प्राइमा फेसी गलती पा ली, तब हमें रिवीजन, हमें बेल देने की ताकत न हो, ये बात ही थोड़ी बेकार की लगती है। इसीलिए रिवीजनल कोर्ट को भी क्या है, बेल देने की ताकत रहेगी। ये मेरी इस बात का सबूत है स्टैट्यूटरी कि 397 सिर्फ या 438 सिर्फ अभिलेख मंगाने की ताकत देता है। हालांकि लिखा है, लेकिन हम तो इसी से सिर दिन भर मारते हैं कि जो लिखा है वही तो नहीं दिखाई पड़ता है, जो लिखा है बस वही तो नहीं मान रहा है, ठीक है, और बहस करना है और बताना है कि हम सही हैं। और चूंकि मूर्ख दुनिया में ज्यादा है, इसलिए उन्हीं की बात प्रमाणित हो जाती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए अपनी सही बात के भी प्रमाण देने पड़ते हैं, अन्यथा तो लिखा ही है कि 397 में सिर्फ अभिलेख की परीक्षा होगी, और वो पॉइंट डिस्कस होने से रह गया कि अवर न्यायालय कौन है, अवर न्यायालय। तो ये कहा उस समय हमने कि उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट दोनों के लिए अवर न्यायालय, उसके क्षेत्राधिकार के भीतर काम करने वाले दंड न्यायालय मान लिए जाएंगे। लेकिन मुख्य निर्णायक तत्व क्या होगा? क्योंकि है क्या कि जब निचले सेशन कोर्ट को या सेशन कोर्ट के अधीन जब हम अवर दंड न्यायालय इस बात की परीक्षा शुरू करते हैं, तो दो प्रकार के अवर दंड न्यायालय हमारे सामने आ जाते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यद्यपि उच्च न्यायालय के साथ ही दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उच्च न्यायालय के अधीन सारे मजिस्ट्रेट हैं। ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ के आए, ठीक है, उनकी जो अधीक्षण संबंधी अधिकारिता है उसके अधीन सब हैं, तो उच्च न्यायालय के लिए तो मान लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक सेशन कोर्ट का सवाल है, तो सेशन कोर्ट में आपका पुरानी सीआरपीसी में धारा 15 थी शायद, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को सेशन कोर्ट के सामान्य नियंत्रण में ले आती थी, शायद धारा 15 ही थी, ठीक है। कहा था न्यायालयों की अधीनस्थता, तो वे कहा था कि सेशन जज के सामान्य नियंत्रण के अधीन होते हुए वे सब सीजीएम के अधीन होंगे, ऐसे करके लिखा हुआ था। 16 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट था, 17 में नहीं, 17 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट था, ठीक है, ऐसे करके कुछ था, याद नहीं है। लेकिन 12 इसमें ही शायद ये बात लिखी थी, जो भी, या 15 इसमें लिखी हो, था, कंफर्म था, बस अब सेक्शन एकदम याद नहीं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के अधीन है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जुडिशियली भी वे उनके अधीन है, ठीक है, जुडिशियली भी वे उनके अधीन है। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला मजिस्ट्रेट के अधीन है,
ठीक है ना, न्यायिक पॉइंट ऑफ व्यू से वे सेशन कोर्ट के अधीन है, क्योंकि 373 जो पिछली सीआरपीसी में थी उसमें क्या था, यदि वे प्रतिभूति गलत मांगते हैं या प्रतिभूति स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में गलत आदेश पारित करते हैं, तो अपील कहां आ रही थी, सेशन कोर्ट। तो यहां पर वही स्टैंड स्वीकार किया गया है। यहां अवर न्यायालय सेशन कोर्ट का कोई या हाई कोर्ट का कोई है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए जो मापदंड लिया गया है वो ये लिया गया कि क्या जिस न्यायालय को अवर न्यायालय कहा जा रहा है उसके निर्णयों की अपील ये उस न्यायालय में जा रही है जिसे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट समझा गया है। यदि हां तो पुनरीक्षण के प्रयोजनों से यह न्यायालय उसका अवर न्यायालय समझा जाएगा। और यह हम निराधार नहीं कह रहे हैं, आप स्पष्टीकरण देखें। और स्पष्टीकरण किसका होता है, धारा का। हमने आपसे कई बार कहा कि स्पष्टीकरण में जो लिखा है वो अगर आपको धारा में नहीं दिख रहा तो मान लीजिए कि आपकी धारणा स्पष्टीकरण के संबंध में गलत है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन बात का है तो बात तो होनी चाहिए, तभी तो क्लैरिफिकेशन है, नहीं तो क्लैरिफिकेशन क्या है, खाक। तो आप स्पष्टीकरण देखें क्या कहता है, सभी मजिस्ट्रेट चाहे वे कार्यपालक हों या न्यायिक और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हों या अपीलीय अधिकारिता का, इस अध्याय के और धारा 439 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश से अवर समझे जाएंगे। सेशन कोर्ट के संबंध में उसने ये बात कही कि सभी मजिस्ट्रेट, क्योंकि सीजेएम अपीलीय अधिकारिता का भी प्रयोग करता है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा सभी मजिस्ट्रेट चाहे वे अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो और चाहे सामान्य अधिकारिता का, रिवीजनल जुरिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन कोर्ट के अधीनस्थ समझे जाएंगे। उच्च न्यायालय के संबंध में न कुछ कहा न उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो आपका सारे के सारे तो 397 सिर्फ अभिलेख मंगाने से संबंधित, ठीक है। उपधारा 2 कल हम लोगों ने खूब चर्चा की। जब अभिलेख मंगाएंगे, ठीक है ना, तो अभिलेख इसीलिए मंगाएंगे ना कि हम रिविजनल पावर्स का उपयोग करें या ना करें, ये तय करने के लिए। अब हमने मंगा लिया अभिलेख, और अभिलेख मंगा लेने पर हमें यह पता लगा कि जिस आदेश के बाबत तुम शिकायत करने आए, या अभिलेख नहीं मंगाया बल्कि तुमने जब हमें सूचना दी तो हमने जो तुमसे पूछताछ की या तुमने जो सर्टिफाइड कॉपी दाखिल की उन्हें देखकर हमने ये तय किया कि अरे तुम तो जिस आदेश की शिकायत करने आए हो ये तो इंटरलोकेटरी है, तो हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे। यहीं पर खारिज क्यों 397 सबसेक्शन 2 कहता है कि इंटरलोकेटरी की बाबत, या 438 सबसेक्शन 2 कहता है कि इंटरलोकेटरी के बाबत कोई रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि मामलों को लंबित रखने के लिए। क्यों कहा उसने, इसलिए क्योंकि मामलों को लंबित रखने की कोई इजाजत आपको नहीं दी जा सकती। इंटरलोकेटरी ये पक्षकार के अधिकार पर तो कोई प्रभाव डाल नहीं रहा। कल हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की कि पक्षकार का अधिकार वो तो अक्षुण्ण है। अगर अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं है, वाद की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वाद को आगे बढ़ाने के लिए कोई आदेश किया गया है, तो आपको दिक्कत क्या है। जब फाइनल डिस्पोजल हो तो देख लीजिएगा, और जब फाइनल डिस्पोजल की आप अपील करते हैं तब आपको इंटरलोकेटरी आदेशों के बाबत शिकायत करने का हक होता है, तब आप उनके बाबत भी शिकायत कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या जरूरत है, और इंटरलोकेटरी के सिवा हर आदेश की अपील, हर आदेश का रिवीजन होगा। कल आपसे विस्तार से हमने कहा, क्योंकि उसने सिर्फ निगेटिवली मना किया, इसीलिए ताकि निषेध सिर्फ
एक स्थिति से संबंधित रहे, उसका विस्तार न हो पाए, ताकि जो न्यायालय के द्वारा विचारित होने वाले मामले हैं उनमें शुद्धता सुनिश्चित करने के जो अवसर हैं वो अधिकाधिक हो सके, इसलिए यहां पर उन्होंने ये बात कही। ठीक है, तो कहता है उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। केवल उसने कहा अंतर्वर्ती की बाबत नहीं किया जाएगा, आगे कुछ नहीं कहा। और जिस परिस्थिति में कानून कुछ नहीं कह रहा, उस परिस्थिति में आपको अपनी विचारधारा कानून पर आरोपित कर देने का कोई हक नहीं है। आप अपनी विचारधारा आरोपित नहीं कर सकते कानून पर। ठीक है, इसलिए आपको वही पढ़ना चाहिए जो लिखा है। यह भी एक उदाहरण है कि देखिए लिखा कुछ है और आप उसे पढ़ जाने किस तरीके से लेते, और इसीलिए हम मना करते हैं कि कोई किताब पढ़कर किसी के बारे में कोई राय मत बनाइए। कौन कहता महात्मा गांधी महान थे? वे जो महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं वही तो कहते हैं। कौन कहता है इंदिरा गांधी महान थी? वे जो इंदिरा गांधी के फॉलोअर। तो फॉलोअर्स की बात क्या विश्वास करने योग्य है? आप उनके काम देखिए। भगवान ने आपको विश्लेषण की शक्ति दी, वस्तुगत विश्लेषण करिए। उन्होंने जो किया उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, दोनों का विश्लेषण करिए और निष्कर्ष पर आ जाइए कि वो महान थे या महान नहीं थे। आप दूसरों का कहना क्यों मान रहे हैं? और दूसरों ने जो कहा, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के मुताबिक जो उन्हें समझा वो कहा। और इसकी भी कठिनाई है, कोई आवश्यक नहीं कि उनकी बुद्धि और विवेक ने जैसा समझा हो वो कहा हो सकता है उन्होंने अपनी किसी निहित स्वार्थ की वजह से वो कहा हो जिसे कहने की उनकी इच्छा कभी ना रही हो। अब चूंकि वो चले गए, वो भी चले गए, उनका कहा गया किताब के तौर पर मौजूद है तुम्हारे सामने, और तुम वो किताब पढ़ रहे हो और ढोलक बजा रहे हो। किताब वो तो बहुत महान थे। क्या पता क्या था लेखक के मन में, और क्या पता क्या था जिसके बारे में लिखा गया उसके व्यक्तित्व में? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए आत्मगत नहीं, वस्तुगत विश्लेषण को हमेशा महत्व दीजिए। यही हम कहा करते हैं। अरे भाई हम वो क्यों मान लें जो किताबों में लिखा है कि साहब फला बहुत महान थे, होता रहे लिखा, हम क्या करें? फला ने फला को जो जैसा समझा वैसा उनने लिखकर फला को फलाना बना दिया। ठीक है, फलाने फला की तरह बताए गए थे या नहीं थे इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो आप भी करते हैं रोज। जब साहब के सामने खड़े होके अरे सरकार बहादुर हैं, हुजूर हैं, और बाहर निकलो कहते बहुत रिश्वती है। ठीक है, तो अगर आपके वो स्टेटमेंट जो आपने दिए थे वहां वो रिकॉर्ड करके रख लिए जाए, और एक वो जो आपने बाहर दिए वो रिकॉर्ड करके रख लिए जाएं, और दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को पढ़ाए जाएं, तो एक सेम पर्सन के बारे में उसकी भिन्न राय बनेगी, और हो सकता है दोनों राय गलत हो क्योंकि तुम कुछ चोर हो। ठीक है भाई, जब तुम चोर हो तो तुम किसी का आकलन क्या करोगे? हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो। कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। इसलिए नहीं, किताब नहीं। किताब नहीं मीनिंग दर में सिद्धांत को खुद समझिए। बेयर किताब नहीं है, बेयर सिद्धांत है। बेयर सिद्धांत
सिद्धांत को खुद समझिए, सिद्धांत को खुद अनुभव करिए, और तब जो अनुभव आएगा वो सही अनुभव है, वो सच्चा अनुभव है। किताब पढ़कर कोई निष्कर्ष मत निकालिए। ये ठीक है कि अक्सर किताबें जिन्होंने लिखी वे हमसे ज्यादा प्रज्ञा के लोग थे, तो अपनी प्रज्ञा और मेधा इसे तेज करने के लिए, इसे एक लेवल पर लाने के लिए आप किताबों का उपयोग करिए। किताबों में सत्य लिखा है यह मत मानिए, लेकिन ऐसा भी एक स्टेज आने पर ही करिएगा, ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ा कि अगर छोटे बच्चे को घी पिलाओगे तो उसके स्वास्थ्य का विकास नहीं होगा, वो बीमार हो जाएगा, ठीक है, उस समय उसे दूध की ही जरूरत है, ठीक है। तो चीजें जिस स्टेज पर जैसे समझी जानी चाहिए वैसे ही समझी जानी चाहिए, लेकिन किताब पढ़कर कोई धारणा मत बनाइए, ठीक है। जीवन का यह सूत्र है, इसे जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो अंतर्वर्ती आदेश की बाबत कोई रिवीजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंतर्वर्ती आदेश कुछ है ही नहीं अपने में, और इसे छोड़कर हर आदेश का होगा, यानी मध्यवर्ती का भी होगा, अंतिम का भी होगा। और अपने मन का प्रोजेक्शन इस लाइन पर मत पढ़ने दीजिए, इसको जैसा लिखा है वैसा समझिए। तीसरा कहता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी दोनों को, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिवीजन की ताकतें हैं, और किसी मामले में 5 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, उनमें से एक ने सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में रिवीजन कर दिया, ये तो सेशन कोर्ट में कर दिया या हाई कोर्ट में, और जो होना था वो हो गया। यानी अभिलेख में उसने ये पाया रिवीजन योग्य नहीं, निरस्त कर दिया, मेंटेनेबिलिटी पर निरस्त कर दिया, या रिवीजन की ताकतों का उपयोग किया फिर निरस्त कर दिया, या रेमेडी दी, जो भी हुआ, जो भी हुआ। लेकिन एक बार रिवीजन हो गया तो अब इस व्यक्ति की प्रेरणा पर दोबारा कोई रिवीजन ग्रहण नहीं किया जाएगा, न तो उस न्यायालय द्वारा जिसने पूर्व में रिवीजन डिसाइड किया था, चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे सेशन कोर्ट, और न ही दूसरे के द्वारा। यानी अगर सेशन कोर्ट में किया था अब तुमको हम हाई कोर्ट में करेंगे, नहीं, हाई कोर्ट में किया था अब आपको हम सेशन कोर्ट में करेंगे, वो भी नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं मिल सकती। अब सवाल यह है कि अंतर्वर्ती आदेश, इसकी बाबत रिवीजन नहीं हो सकता, क्या अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग हो सकता है? 482 में अंतर्निहित शक्तियां हैं, क्या उनका प्रयोग हो सकता है? अब इसका उत्तर है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। अंतर्वर्ती आदेश अगर शुद्ध रूप में वाद की व्यवस्था बनाए रखने से ही संबंधित है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंतर्निहित शक्तियों के संबंध में स्थापित सिद्धांत है कि क्या होना चाहिए, वे वाद की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसलिए उनके संबंध में कोई अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यह भी सिद्धांत अंतर्निहित शक्तियों के बारे में है कि जहां इनेक्टेड प्रोविजन मौजूद है वहां अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं हो सकता। इनेक्टेड प्रोविजन मना कर रहा है कि आप क्या करेंगे, अंतर्वर्ती आदेशों की बाबत रिवीजन नहीं करेंगे। इसका मतलब विधायी मंशा एकदम क्लियर है कि अंतर्वर्ती आदेशों की बाबत कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो यहां मना किया। तो फिर कान घुमा के क्यों पकड़ रहे कि हम अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे? लेकिन अंतर्वर्ती आदेश हो तो ठीक है, अवयस्क संविदा करेगा, संविदा तो होगी ही नहीं भाई। अवयस्क संविदा करेगा तो संविदा होगी कहां? पहले हो तो तब हम देखेंगे शून्य है, शून्य करनी है, वैध है,
अवैध है, ये तो बाद के सवाल है। पहले हो तो अवयस्क में तो संविदा की क्षमता का अभाव है, हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अगर ट्रायल ऐसी जगह पर चल रहा था या प्रोसीडिंग ऐसे न्यायालय के समक्ष चल रही थी जो उसे ग्रहण ही नहीं कर सकता था और उसने अंतर्वर्ती आदेश पारित कर दिया, तो क्यों नहीं होगा भैया? तब तो होगा, तब क्यों नहीं होगा? ठीक है, तब तो रिवीजन भी मेंटेनेबल है और वहां भी मेंटेनेबल है, दोनों जगह। क्योंकि फिर वो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, वो तो होली इलीगलिटी है भैया, वो तो कतई गलत है। तब तो रिवीजन भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, क्योंकि वहां भी लिखा है इस संहिता के प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए। फिर तो ये अंतर्वर्ती आदेश अगर अधिकारिता विहीन न्यायालय ने पारित किया है तो दुरुपयोग कर रहे हो आप प्रोसेस का। ठीक है, तब होगा। इसीलिए कानून में ये नहीं है कि आप अर्थमेटिकली याद कर लो कि साहब ये होगा वो नहीं होगा, वो होगा वो नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल यूज की चीज है और यहां सब कुछ ठीक से निर्धारित होगा, ठीक से चलेगा, ऐसे कुछ भी तय नहीं हो सकता। ठीक है, और ये क्यों कहा कि उसी व्यक्ति द्वारा दूसरा आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा? ये क्यों नहीं कहा कि फिर उस मामले में किसी के भी द्वारा कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा? ये भी तो हो सकता है भाई, मामले की शुद्धता, मामले का औचित्य और मामले की वैधता और मामले की नियमितता एक में भी डिसाइड की जाएगी और कईयों में भी डिसाइड होगी। ठीक है, तो सवाल यह है कि एक मामले में 5 लोग इफेक्टेड हुए न्यायालय के आदेश से, एक ने चुनौती दी, उसका मामला रिजेक्ट हो गया, तो बाकी अगर ले जाएंगे तो भी तो शुद्धता, वैधता, औचित्य सब इसी ढंग से निर्धारित होगा, संभावना तो इसी की है। तो फिर बाकी के बारे में मनाही क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं लिखा कि फिर उस मामले में कोई पुनरीक्षण नहीं आएगा? ये क्यों लिखा है उस व्यक्ति के द्वारा कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? क्योंकि कानून ये चाहता अधिकतम शुद्धता, ये आए, ये चाहता है कानून। ये हो सकता है पिछले ने जो सुना हो वो ठीक ना हो, जिसने प्रस्तुत किया उसने ठीक वकील खड़ा ना किया हो, वो कुछ ना कह पाया हो, वाकई इलीगलिटी हो। ठीक है, 95% यही है, नहीं होगी, लेकिन 5% तो है कि होगी और 1% भी है संभावना, तो होना चाहिए। इसलिए कहा इसके द्वारा अब कोई पुनरीक्षण नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग प्रस्तुत करें, इस पर कोई रोक नहीं है। इसका दुरुपयोग भी नहीं तो हो सकता था, हम तुम्हें फंसाना चाहते थे, इन्हें भी हम, ये हमारे मित्र हैं, इन्हें भी उसमें हमने इन्वॉल्व कर लिया, मामला दायर कर दिया, इनको रिवीजन में भेज दिया, क्योंकि हम ये तो मिले ही हुए हैं, इनने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, मामला वो निरस्त हो गया। अब ये रिवीजन में जो एक्चुअल कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्टेस्ट कर रही है, ये जाना चाहे होगा ही नहीं। इसका दुरुपयोग भी संभव था, इसलिए कहा वो नहीं जाएगा, बाकी जाए। अच्छा, रिवीजन आपने फाइल कर दिया और फिर घर पे बैठ गए, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्या डिसमिस इन डिफॉल्ट, यानी पुकार के समय, यानी जिस समय सुनवाई के लिए पुकारा गया है उस समय अनुपस्थिति के आधार पर रिवीजन खारिज हो सकता? नहीं खारिज होगा, क्योंकि ये विधि संबंधी प्रश्न है और न्यायालय कानून के मुताबिक चले, ये न्यायालयों की जिम्मेदारी है। इसे रिवीजन हमेशा मेरिट पर डिसाइड होगा, गुण दोष पर। ठीक है, अब सवाल यह है, आपने अभिलेख मंगा लिया और अभिलेख मंगाकर आपने यह पाया कि रिवीजनल ताकत का उपयोग हमें करना चाहिए। तो रिवीजनल ताकत का उपयोग करते समय, अच्छा, आपको ये, अब एक चीज और बची, आपको ये कब डिसाइड करना चाहिए, ये भी सवाल है। आपने अभिलेख मंगा लिया, ठीक है, इतनी
इतना तत्व आपने पाया सूचना देने वाले की सूचना में कि आपने अभिलेख मंगाना उचित जाना, आपने अभिलेख मंगा लिया, अभिलेख का परीक्षण किया, अभिलेख के परीक्षण से आपको यह लगा कि हमें रिविजनल ताकत का उपयोग करना चाहिए। तो यह कब लगना चाहिए आपको कि आपको अभिलेख के परीक्षण के आधार पर इस निष्कर्ष पर कब आना चाहिए कि हमें रिविजनल ताकत का उपयोग करना है? यह भी तो एक प्रश्न है। यह मनमाना तो नहीं हो सकता कि हमने इसमें चाहा हम करेंगे, उसमें चाहा नहीं करेंगे। आखिर कुछ तो ऑब्जेक्टिवली तय होगा। तो इसको ऑब्जेक्टिवली तय किया है और यह कहा रिविजनल कोड की ताकत सीमित है। ठीक है, रिवीजन वहां नहीं होना चाहिए। रिवीजन नहीं होना चाहिए मीनिंग देयर बाय रिविजनल ताकत के उपयोग का निर्णय वहां नहीं लिया जाना चाहिए जहां पर दो व्यू पॉसिबल हैं। ठीक है, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, और एक व्यू नीचे के न्यायालय ने लिया है। हालांकि दूसरा भी हो सकता है लेकिन वो नहीं लिया। लेकिन हो तो वो भी सकता है जो न्यायालय ने लिया तो गलत क्या किया। आप ये कैसे कह रहे हो कि अवर न्यायालय के निर्णय में शुद्धता, वैधता या औचित्य संबंधी प्रश्न इन्वॉल्व है? आप ये कैसे कह रहे हो कि लोअर कोर्ट का जो कार्यवाही है वो नियमित ढंग से नहीं चली? ये कैसे कह रहे हो? हां ठीक है, जो साक्ष्य था उसके आधार पर वो निर्णय हो ही नहीं सकता। अब ठीक है बात आपकी, अब सही है। जो साक्ष्य था ही नहीं वो है, ये जैसे ये लिखा ही नहीं है कि केवल फाइनल ऑर्डर का रिवीजन होगा और आपने पढ़ लिया फाइनल ऑर्डर का होगा। लिखा तो यह है कि अंतर्वर्ती का नहीं होगा, आपने जाने क्या पढ़ लिया। अगर ऐसा कोई मूल्यांकन साक्ष्य का किया गया होगा, ठीक है, ऐसा मूल्यांकन करने से इनकार कर दिया जो होना चाहिए होगा, विधि की कतई गलत व्याख्या की है होगा। ठीक है, कोई लिस्ट नहीं बताई जा सकती, उदाहरण दिए जा सकते, जैसे भगवान है या नहीं इस प्रश्न को समझाया नहीं जा सकते, इशारे किए जा सकते कि देखो भाई ऐसा हो रहा तो फिर कुछ होगा ही, नहीं तो ऐसा हो कैसे रहा। इशारे हो सकते हैं, समझाया नहीं जा सकता क्योंकि अनुभव के विषय भाषा में नहीं बंध सकते। ठीक है ना, तो वही है कि रिवीजन कब कब होगा, यानी कब कब आपको इस निष्कर्ष पर होना चाहिए कि हम रिवीजन करेंगे और कब नहीं होना चाहिए, इस संबंध में। ठीक है, न्यायालय इन्हीं सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा। अब आपने निर्णय कर लिया कि हम करेंगे रिवीजन, अब मामला आगे का शुरू होगा। कौन सा? 398, 399, 400 और 401, इनका मामला शुरू होगा। क्या? 398, अब आपने निर्णय कर लिया ना कि हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन किसी भी कार्यवाही का हो सकता है, किसी भी कार्यवाही का। तो दो कार्यवाहियां नीचे लिख दी गई 398 में, 398 नहीं 439 में। ठीक है, दो कार्यवाहियां लिख दी गई। एक आपको याद है जब परिवार संस्थित हुआ था, तो परिवार संस्थित होने पर परिवादी की परीक्षा हुई थी, कोई साक्षी उपस्थित थे, उनकी परीक्षा हुई थी, और उसके बाद न्यायालय ने अगर उचित जाना था तो आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर दिया था, और उसके बाद साक्ष्य लेने के उपरांत और साक्ष्य 203 में या तो परिवाद को खारिज कर दिया था और या 204 में आहूत कर दिया था। 204 में आहूत कर दिया तो रिवीजन होगा, क्योंकि वो अंतर्वर्ती आदेश नहीं, यद्यपि अंतिम भी नहीं है लेकिन अंतर्वर्ती भी नहीं है, होगा। लेकिन अगर खारिज कर दिया 203 में, ठीक है, तो पुनरीक्षण तब भी होगा क्योंकि गलत खारिज किया। लेकिन तब पुनरीक्षण में एक स्थिति यह भी हो सकती है कि परिवाद पत्र में
जो साक्ष्य अंकित था उतना सब नीचे के न्यायालय ने नहीं लिया और खारिज कर दिया। ठीक है, यानी आगे और जांच करने की जरूरत है उस पर्टिकुलर मामले में। और देखिए, अपराध के मामले को ऐसे हल्के में नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते अरे मारपीट का ही तो मसला है, अरे हटाओ, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मारपीट में कब कत्ल हो जाएगा पता नहीं। और अपराध समाज के अस्तित्व के विरुद्ध है, इसलिए अपराध के विषय में विधि का चेहरा बहुत कठोर है। जहां तक जरूरी है जांच करिए। तो 203 में अग्रिम जांच अगर की जाए तो कोई निष्कर्ष निकल सकता है। यह भी हो सकता है फिर खारिज करना पड़े, लेकिन यह भी हो सकता है कि आहूत हो जाए। ठीक है ना, तो अग्रिम जांच का आदेश दिया जा सकता है, आगे और रिवीजन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वाकई वैसे तो ठीक है, लेकिन यहां पर गलती हो रही कि आगे और जांच की जाए तो मामला बन जाएगा या संतोषजनक ढंग से डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इस पे जो खारिज जहां पर किया, इस एविडेंस पर वो ठीक लगता है, लेकिन एविडेंस अभी बकाया है और यह अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया, जबकि और जांच की जाती है तो हो सकता उन्मोचित न होता। ठीक है ना, तो आगे और जांच करने का आदेश इन दोनों दशाओं में दिया जा सकता है रिविजनल कोर्ट के द्वारा। पहले कहां लिखा था 398 में, और अब कहां लिखा 439 में। देखें क्या कहता है। किसी अभिलेख की धारा 438 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा, अब देखिए 438 में विधि का चेहरा कठोर होने लगा। क्यों? उसने क्या कहा था रिविजनल ताकत का उपयोग करते समय? उसने कहा था इन एनी प्रोसीडिंग विच इज रनिंग बिफोर द लोअर कोर्ट, ठीक है ना, कोई कार्यवाही जो कि निचले न्यायालय में चल रही है उसके अभिलेख को मंगाएगा सुमोटो या किसी के आवेदन पर। यहां क्या कहता है शब्द देखें, कहता है किसी अभिलेख की धारा 438 के अधीन परीक्षा करने पर, यानी उसने अभिलेख मंगाया, उसकी परीक्षा की और पाया कि और जांच करने का निर्देश देना चाहिए, दे देगा। ठीक है, अभिलेख मंगाने पर, परीक्षा करने पर, या अन्यथा, आगे लिख दिया या अन्यथा, यानी अभिलेख नहीं मंगाया, रिवीजन के लिए कोई आवेदन नहीं मिला, लेकिन हमें यह पता लग गया कि 203 में नीचे खारिज कर दिया है या किसी को डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि आगे और जांच करने की जरूरत है और कोई आया भी नहीं मेरे पास रिवीजन में, तो भी इस ताकत का उपयोग हो सकेगा, क्योंकि उसने कहा अभिलेख की परीक्षा करने पर या अन्यथा, ये शब्द है। तो या अन्यथा को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, और ये विधि की उस, ठीक है, कॉन्शियसनेस को या अवेयरनेस को प्रकट कर रहा है जो अपराध के प्रति उसकी है। अपराध के प्रति विधि बहुत सचेत भी है और बहुत कठोर भी है, इसीलिए उसने लिखा। ठीक है, कहता किसी अभिलेख की धारा 438 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश और निर्देश किससे देगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कि वह ऐसे किसी परिवाद की जो धारा 226, ये पहले 203 थी, या धारा 227 की उपधारा 4 के अधीन खारिज कर दिया गया है। ठीक है ना, उपधारा 4 वो जो 204 की सबसेक्शन 4 था, पहले जो 204 का सबसेक्शन 4 था उसमें खारिज कर दिया गया है, या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले को जो उन्मोचित कर दिया गया है। अतिरिक्त जांच स्वयं करे सीजेएम, या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के द्वारा कराए, तो तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। परंतु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया है इस धारा के अधीन जांच का कोई निर्देश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो। तो ये बात ठीक है, क्योंकि सुनवाई का अवसर तो सभी को मिलना चाहिए।
तो अगर आप अतिरिक्त जांच किए जाने का निर्देश दे रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो लाभान्वित हुआ है 203 में परिवार के खारिज कर दिए जाने से, या जो लाभान्वित हुआ है उन्मोचित किए जाने से, यानी अक्यूज, उसे सुनने का अवसर आप जरूर देंगे, उसके बाद ये आदेश करेंगे, क्योंकि आदेश अंततः तो उसके खिलाफ जाएगा, तो मिलना चाहिए। तो ये आपका अतिरिक्त जांच करने की शक्ति हुई। अब एक चीज ये देखेंगे, ठीक है, अभी आप लोग रुकेंगे, एकदम भागेंगे नहीं, ठीक, अरे हम ही नहीं काटते। फिलहाल ये है कि जो है वो आज शाम को हो सकता है अभियोजन की मीटिंग हो, अगर ऐसा हुआ